होगा उसके ऊपर एक्सेस, उसको एक्सेस करने की, वो आपको लॉगिन का पेज भी दिखाएगा हमेशा। आप एड्रेस बार के अंदर भी जाके लिख देना स्लैश मतलब स्लैश डैशबोर्ड या कुछ, तो वो आपको वापसी रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, लॉगिन पे। जाकर अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड सही से करेक्टली फिल करते हैं और उसको सबमिट करते हैं, लॉगिन हो जाए, सक्सेसफुली हो जाता है। जब आप डैशबोर्ड पे आए थे फिर आप लॉगिन पे जाएं, वो लॉगिन पे नहीं जाने देगा आपको, बोलेगा भाई आप ऑथेंटिकेटेड हो, वापसी आओ, ऑथेंटिकेटेड हो, वापसी आओ। ठीक है, तो ये एक फ्लो हर वेबसाइट अपने पास रन कर रही होती है, आइदर फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, और कौन सा लिंक्डइन हो गया, और नॉर्मल वेबसाइट दराज हो गई, लोकल वेबसाइट को किसी को भी देख लो, ये एक सिंपल सा फ्लो है जो कि चल रहा होता है। क्लियर है? अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट.js में हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की जरूरत है। पहली चीज़ है एपीआई हैंडलर के थ्रू हम अपना एक एपीआई लिखेंगे लॉगिन की। दूसरी चीज़ क्या है, नेक्स्ट.js के अंदर एक हमारे पास चीज़ होती है मिडलवेयर। सो वो मिडलवेयर की भी हमें नीड है। मिडलवेयर क्या करता है उसको बाद में देखते हैं, पहले हम अपनी लॉगिन की एपीआई को देख लेते हैं कि भाई लॉगिन की एपीआई हमारे पास किस तरीके से वर्क करती है और क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। सर थीम चेंज कर दे। नॉर्मली लॉगिन के स्टेप के ऊपर हमारे पास दो चीज़ें रिसीव होती होती है, एक होती है ईमेल, एक होता है पासवर्ड। तो वो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कौन सा राउट एंटर बनाया है, हमने यहाँ पर पोस्ट का राउट एंटर बनाया है और उसके अंदर हमने क्या किया है कि ईमेल और पासवर्ड को हमने फ्रंट एंड से बॉडी के अंदर से रिसीव किया। ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या किया, नेक्स्ट के अंदर से रिक्वेस्ट को अपने पास पैरामीटर में लिया, रिक्वेस्ट और जेसॉन किया और उसके अंदर से ईमेल और पासवर्ड को डीस्ट्रक्चर कर दिया। डीस्ट्रक्चरिंग सबको आती है, प्रॉप्स के टाइम में देखी थी हमने। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे चेक करने के लिए कॉन्फ़िगर लॉग कर दिए, वो आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते, नहीं करें। ये बेसिकली मैं यूजुअली जब भी कोड लिखता हूँ तो डिबगिंग के लिए लॉग्स लिखते हुए जाता हूँ ताकि आपको आसानी हो बाद में डिबग करने के लिए, बार बार जा जाके जो आपको जगह जगह लॉग्स लगाने ना पड़े, आपने लगाए होना चाहिए। ठीक है, ये ईमेल वाले स्टेप सबको समझ में आ गया। ईमेल का मतलब है पासवर्ड कहाँ से आया, कहाँ से आया, फ्रंट एंड से आया हमारे पास, बॉडी से। ठीक है, बॉडी से रिसीव हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, वैलिड ईमेल एंड वैलिड पासवर्ड। यूजुअली हम ये वाला काम ऐसे नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो काम होता है ना, ये हम कहाँ पे कर रहे होते हैं, डेटाबेस लेवल पे कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारे ईमेल्स और पासवर्ड हैश फॉर्म में सेव हो रहे हैं। बट हमारा भी स्कोप के अंदर डेटाबेस है नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना ऑथेंटिकेशन के स्टेप को पूरा देख रहे हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी बैठे हैं आप लोग एक मिसाल है, पहले से डेटाबेस स्टडी करना चाह रहे हो, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ भी होगा, तो क्या करें, इस स्टेप को बस क्या करें, डेटाबेस से रिप्लेस कर दें। क्लियर है? सो ये मैंने क्यों किया है कि मैं जब फ्रंट एंड से ईमेल पासवर्ड जब भेजूंगा तो बैक एंड के ऊपर मैच करने के लिए कहीं ना कहीं पे मुझे मैच करवाना है, नहीं बैक एंड पे कहीं ना कहीं पे मैच करवाएंगे ना, किसी ना किसी वैल्यू में मैच करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू रखनी है, तो मैंने ये हमारा डेटाबेस है, फ्रंट एंड से हम भेज के मैच करवाएंगे। अगर ऑथेंटिकेट हो गया तो क्या फ्लो होगा, और ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तो क्या फ्लो होगा, ये हमें पता लग जाएगा। अच्छा भाई, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हमने चेक किया है इफ ईमेल इज इक्वल टू वैलिड ईमेल, और ये ईमेल वही वाली ईमेल है जो मैंने बॉडी में से यहाँ पे रिसीव की है, डीस्ट्रक्चर की है। ठीक
वैलिड पासवर्ड, और पासवर्ड को किससे मैच, ये जो पासवर्ड है यही बॉडी वाला पासवर्ड है और इसको मैंने वैलिड पासवर्ड से मैच करा दिया। अभी बीच में मैंने एंड का ऑपरेटर लगाया, और ये क्यों लगाया है? अगर मैं ये और ना लगा दूं तो एक भी मैच होगा तो चल जाएगा, लेकिन हमें ये वाला काम नहीं करना। एक दफा हमारे ऑफिस में केस हो गया था, एक हमारे सीनियर के ईमेल है, उन्होंने पासवर्ड चेक नहीं कराया, ईमेल चेक करा और जान दे। उसके अंदर क्या हुआ कि वो ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे, तो ईमेल पता लग गई उसको बंदे को, और उसको साइन करके लॉगिन करके बैठेगा। भाई तुम्हारे पास कहाँ से आएगा और क्या नाम है, क्रेडेंशियल्स कहाँ से है? बोले वो ईमेल डाली, मैंने पासवर्ड ट्राई किया, लग गया। वो बाद में पता लगा कि वो पासवर्ड उन्होंने गैस नहीं किया था, वो पासवर्ड मैच ही नहीं हो रहा था किसी। सो ये चीज में श्योर कीजिएगा कि ऑथेंटिकेशन फ्लो आपका जितना टाइट होगा उतनी ज्यादा सिक्योरिटी आपकी एनहांस होगी। ठीक है, अच्छा जी, ये समझ में आ गया ना, कोई एंड ऑपरेटर क्यों लगाया हुआ है? ये हमें दोनों को मैच करना है कि दोनों वैलिड है कि नहीं, मतलब दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सही है। अच्छा भाई, अब हमने ना यहाँ पर कुछ नया काम किया है। कैसे? दो तीन तरीके से ऑथेंटिकेशन हैंडल होती है, दो तरीके से मैं बता रहा हूँ। क्या होता है, एक तो ये लॉगिन की जो एपीआई है, इसमें मैं टोकन को बनाऊं और फ्रंट एंड पे रिस्पांस के अंदर से रिटर्न कर दूं। ठीक है, कुकीज नहीं, रिस्पांस में डायरेक्टली रिस्पांस की जो बॉडी है उसमें भेजूं, जेसन में भेजूं। ठीक है, फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड डेवलपर क्या करे, उसको लोकल स्टोरेज में रखते हैं। बट इससे मसला क्या होता है, इससे आपकी जो सिक्योरिटी होती है ना वो कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर कोई ना कोई अटैक हुआ तो आपके जो क्या नाम है ब्राउजर के अंदर जो लोकल स्टोरेज में टोकन रखा हुआ है वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दूसरी चीज ये चले कॉम्प्रोमाइज हो भी जाए तो क्या है, 15 मिनट चला लेंगे कोई, लेकिन इसमें मसला क्या आता है कि मैनुअली ना लोगों के पास एक्सेस आ जाता है। एक मिसाल है कि हमजा भाई बैठे थे, हमजा भाई के पास एक एप्लीकेशन का एक्सेस है, मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कि भाई अपना टोकन कॉपी करके मुझे दे दो, मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा, एप्लीकेशन ऑथेंटिकेट हो जाएगी, मुझे बाईपास कर दिया मैंने। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी निकाली कि भाई ये टोकन को ना सर्वर साइड में हैंडल करना है, क्लाइंट साइड में हैंडल करो ही नहीं, मसला ही नहीं होगा। तो फिर क्या किया कि कहा गया कि भाई कुकीज में सेट करो। ठीक है, अब कुकीज के अंदर क्या है कि दो अप्रोच है कुकीज में भी। कुकीज होते हैं तो सर्वर साइड से सेट है, लेकिन ब्राउजर से एडिट भी हो जाते हैं। आप ब्राउजर में भी जाके मैं टोकन पेस्ट कर सकता हूँ, तो मसला तो अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ है। तो एक दूसरी किस्म के कुकीज होते हैं, दे आर कॉल्ड एचटीटीपी ओनली कुकीज। एचटीटीपी ओनली कुकी क्या करता है, आप ना उसको सेट कर सकते हो ना उसको छेड़ सकते हो, उसको कुछ कर ही नहीं सकते आप। वो सर्वर से ही सेट होगा और सर्वर वो खुद ही डिलीट हो जाएगा। आप उसको रिमूव कर सकते हो अपने ब्राउजर से, लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते, उसमें टाइम ड्यूरेशन को नहीं बढ़ा सकते, वहां से उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक अप्रोच निकल के आई कि भाई लॉगिन के बाद कुकी सेट कर दो। ठीक है, अच्छा कुकी का एक फायदा भी है, क्या है, अगर सेम ओरिजिन से कुकी सेट हुए, जैसे लॉगिन की एपीआई यहाँ पर चल रही है, एक मिसाल है api.fahad.com के ऊपर से लॉगिन की एपीआई मेरी /login की एपीआई की मेरी वहां से चल रही है। तो api.fahad.com पे जितने भी मेरी एपीआई कॉल होंगी ना, कि कोई भी राउट हो उसका /signup हो या /start हो या /orders हो या कोई सा भी पेज खोलो, कोई सी भी एपीआई कॉल है उसके अंदर कुकीज बाय डिफॉल्ट पे पास होगी। तो अगर मैं यहाँ को भी सेट करा देता हूँ ना, तो बैक फ्रंट एंड डेवलपर को काम बचता है कि वो बस मिडिलवेयर में रिडायरेक्ट कर दे पेजेस के ऊपर। बाकी बैकएंड के अंदर जो मजीद ऑथेंटिकेशन जो मुझे करनी होती है ना एपीआईज की, अच्छा ये हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन वैसे बता रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या है, बस मैं बैकएंड से बैठे बैठे जो है हेडर्स के अंदर से कुकी निकालूं, सेट करूं और ऑथेंटिकेशन करूं। बाकी मजीद आपने प्रोटेक्टेड एपीआई की कि भाई यहाँ पर अगर इसका रोल ये है, ये सारी चीजें मैंने अगर सेट की है कुकी में तो वहीं से उठाऊंगा, वहीं से यूज करूंगा, मुझे नीड ही नहीं है किसी डेटा के फ्रंट एंड से। क्या
आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है दिस वेबसाइट वांट्स टू यूज योर कुकीज, तो उसके ऊपर वो आपसे एक्सेस मांग रहे होते हैं, ये एक्सेप्ट और इधर नेसेसरी होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ये जब आप यूज़ करेंगे आपको उसका यूज केस पता लगेगा, लेकिन ये है कि अब आसान सा आपको नहीं समझा सकता हूँ। सर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक्सेप्ट, अब आपको ये भी देखना है कि कौन सी कैसी वेबसाइट है, कितनी उसकी DAPA है। तो सर हमारा डाटा उनके पास जाता है ना, अलाउ करते हैं हम। मिसाल है कि ट्रस्टेड वेबसाइट है कि नहीं, हाँ वही पूछ। ट्रस्टेड अगर वेबसाइट है तो कर लें एक्सेप्ट, अगर ट्रस्टेड नहीं है तो नहीं करें। ठीक है, मैम का एक बहुत अच्छा सवाल है कि भाई जब हम ऑर्डर फॉर्म भरवा के ले सकते हैं तो भाई हम क्यों लें उनसे, साइन इन क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली लेके जाए उनको फॉर्म भरवाएं और ऑर्डर ले लें, वही भी नाम भी बता देंगे, वही भी अपना एड्रेस भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। यही सवाल है आपका। इसमें ना एक बहुत बड़ा मसला है, क्या एक बंदा दिन में 4 ऑर्डर करता है या 10 ऑर्डर करता है, कितने दफा फॉर्म भरेगा वो? 10 दफा फॉर्म भरेगा। दूसरी चीज, आप हमेशा एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, दो लोगों का सर्वे करा रहे हैं, एक का फॉर्म में टेक्सचुअल डेटा हो, टैक्सेस भरने हो, एक के फॉर्म में रेडियो बटन हो या चेक बॉक्स हो, सबसे ज्यादा सबमिशन कौन से फॉर्म पे आएंगे? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के बारे में क्यों? क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस के ना बिल्कुल खिलाफ हो गई है ये चीज, इनपुट फील्ड में डेटा रिसीव करना, सारी चीजें बहुत आगे जा रही है। कस्टम ऑथेंटिकेशन है ना, लोग SSO पे चले गए हैं। SSO समझ में आते किसी को? सिंगल साइन ऑन, ज्यादा वेबसाइट में बटन लगा होता है साइन इन विद गूगल, क्लिक करो, 2 दफा क्लिक करो, साइन इन खत्म, नो ईमेल नो पासवर्ड होता है ना, उसको SSO बोलते हैं, सिंगल साइन ऑन। वो सेटअप करना पड़ता है, अच्छा खासा फ्लो है उसका, लेकिन ये है कि वो आपको जब तक नहीं आएगा, जब तक आप लोग कस्टम ऑथेंटिकेशन का फ्लो आपको नहीं पता, क्योंकि टोकन तो वहां से भी आएगा ना, मैनेज तो उसको भी करना है, ठीक है। तो ये वजह होती है कि हम जो है ना ये पूरी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करते हैं, जब यूजर को साइन अप कराते हैं उससे उसकी सारी डिटेल्स ले लेते हैं एक ही दफा, अपने पास सेव कर लेते हैं। जैसे ही ऑर्डर आता है ना, हमारे पास ऑर्डर आता है इस यूजर आईडी का ये ऑर्डर है, उसकी यूजर आईडी पकड़ते हैं, अपने इंफॉर्मेशन वाले टेबल को क्वेरी करते हैं डेटाबेस में से, वहाँ से उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें में पता लगता है कि कहाँ पर शिफ्ट करना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास होगा। क्लियर? हाँ वो उसमें जाता है, वो जो क्लाइंट साइड वाली अप्रोच मैंने बताई थी ना, जिसमें लोकल स्टोरेज में सारी चीजें हैंडल कर रहे होते हैं। हाँ क्लाइंट साइड पे सर्वर कंपोनेंट के अंदर बात, मैं क्लाइंट और सर्वर की बात हो रही है ना, तो फिर क्लाइंट साइड को ब्राउजर भी समझे, या क्या नाम है, क्लाइंट साइड को पूरा ऐसे नहीं समझेंगे, हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। क्लाइंट मतलब क्लाइंट, जो लॉजिक क्लाइंट पे हैंडल होगी, जो सर्वर पे हैंडल होगी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सर्वर कंपोनेंट में आपको भी गाइड करे तो सर्वर साइड पे होगी, ठीक है, लेकिन हर चीज आप सर्वर साइड पे नहीं कर सकते, ये हम पहले अच्छी खासी चीज करेंगे, उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कुकीज डॉट सेट किया, नेम क्या रखा है इसका, टोकन रख दिया, ठीक है, और वैल्यू क्या रखी, ट्रू। मैं अभी राइट नाउ क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी वैल्यू देना था एक ट्रू की स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं अभी DWT के अंदर नहीं जा रहा, कोई बहुत लंबी टॉपिक है, मैं सिर्फ एक पूरा ऑथेंटिकेशन का फ्लो बता रहा हूँ। इस ट्रू को आप लोग आसानी के साथ अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो मुश्किल से 1 घंटे के अंदर DWT में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 घंटा बहुत ज़्यादा बोलती है, वैसे तो 10 मिनट ही लगेंगे, लेकिन प्रॉपरली अगर आप उसकी स्टडी करें ना, DWT है क्या, वर्क कैसे करती है, क्या चीज़ होती है,
ओनली ट्रू कर दिया। सिक्योर के ऊपर एक हमारे पास एक और बूलियन सेट होता है, ट्रू या फॉल्स। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिख दी है कि भाई नोड का एनवायरनमेंट, हमारे पास जब भी लोकल में सर्वर चलता है ना, तो ये नोड एनवायरनमेंट क्या होता है, लोकल होस्ट या लोकल होता है या डेप होता है, ठीक है, डेप होता है क्या, याद नहीं आ रहा मुझे। बाकी जो प्रोडक्शन में बिल्ड सर्वर चल रहा होता है ना, उसको प्रोडक्शन होता है। तो हमने चेक करके ये ना उसके हिसाब से सेट कर दिया कि अगर लोकल होस्ट हो तो फॉल्स हो जाए, प्रोडक्शन हो तो ट्रू हो जाए। क्योंकि लोकल होस्ट के ऊपर अगर आप ट्रू कर दो ना तो बड़ा मसला होता है, वो कभी टोकन आ रहा होता है सही से, कभी गेट नहीं हो रहा होता, तो ये वाले इशू आ रहे होते हैं। अच्छा, एक ये मैक्स एज का यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ ना, ये कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये क्या है? ठीक है, मैक्स एज बेसिकली आप लोगों के अकॉर्डिंग ये चीज है कि भाई टोकन की एज क्या होगी, मैक्सिमम एज क्या होगी। आसान अल्फाज में बात करें भाई, टोकन की उम्र कितनी होगी, जब ये टाइम तो पूरा हो जाएगा वो मर जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, ये टाइम हम देते हैं किसमें, ये हम यहाँ पर देते हैं मिली सेकेंड्स में, ठीक है। ये जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हमने अभी देखी ना यहाँ पर, तो ये हम यहाँ पर मिली सेकेंड्स में दे देते हैं। क्लियर है सबको? एक सेकंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं? 60 1000 100 होते हैं, 1000 1000 होते हैं, 1000। तो एक मिनट में कितने हो गए? 60,000 जी 60,000, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें अगर अपने टोकन की जो एज है वो अगर मुझे रखनी हो, क्या नाम है, 1 मिनट, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 60,000 हाँ, 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, नहीं 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 एवरेज मैंने पहले क्या किया? ओ सॉरी, ये मिनट में होता है, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं 60 लिखता हूँ तो कितना होगा? हाँ, 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा सेकंड के ऊपर गेम चल रही है। 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 3600 होता है, वो 1 घंटा बनता है। और उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय 24 तो 1 डे चलेगा। तो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया, तो अब क्या हो गया, ये 1 मिनट हो गया। मिली सेकेंड्स के अंदर जो एक्सपायरेशन होती है ना, वो जेडब्ल्यूटी की सेट कर देते हैं, वहां पे मिली सेकेंड में चल रही होती है, तो वो ध्यान में रखना है। तो कुकीज के अंदर हमने यहाँ पे क्या दे दिया भाई, 60 सेकंड के ऊपर, मतलब 1 मिनट के ऊपर इसकी एक्सपायरी हमने दे दी है कि भाई जैसे ही 60 सेकंड गुजरे ये एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, उसके बाद क्या किया नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, नहीं ये तो हो गया ना 60, और उसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्स मैंने जेसन करा दिया भाई, मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल। कैसे कि भाई हमने टोकन जब सेट कर दिया तो यहाँ से लॉगिन सक्सेसफुल हो गई। स्टेटस नोड कौन सा जनरेट किया मैंने, 201 क्यों नहीं किया, 201 क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डेटा क्रिएट थोड़ी किया है, हमने तो यहाँ पर लॉग इन किया, ठीक है। अब अगर हमारी ये इफ की स्टेटमेंट नहीं चलती, एक मिसाल है डेटा मैच नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर मैच हो रहा है ना वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू जो है वो मैच नहीं हो पाती, तो हम क्या चीज रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। और उसके बाद स्टेटस कोड कौन सा है, 401 का मतलब क्या होता है, एरर होता है, वैलिड का
रिक्वेस्ट तो 400 होता है मेरे ख्याल से। 401 होता है अनऑथराइज्ड। सो 401 क्या होता है? सो 401 कौन सा होता है? अच्छा थोड़ी सी सेट कर दीजिएगा। खैर तो 401 के ऊपर हमने अनऑथराइज कर दिया है फ्रंट एंड के ऊपर। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड एरर हो जाता है तो उसको हमने कहां पे हैंडल कर लिया? कैच के अंदर, और वहां से हमने स्टेटस कोड दे दिया 500 इंटरनल सर्वर एरर। ये भाई अब जाकर देख लो, ये सर्वर में कोई मसला है, बट एपीआई के अंदर तो कोई मसला है नहीं। या तो फिर वो मैच हो जाएगा या तो नहीं होगा। उसके अलावा क्या मसला हो सकता है कि भाई सर्वर ही नहीं चल रहा आपका, ये सर्वर में कोई मसला आ गया, रिप्ले चलते चलते सर्वर ब्रेक डाउन हो गया, सो ये चल जाएगा। क्लियर है? लॉगिन की एपीआई समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा दूसरा पार्ट मैंने कौन सा बताया था कि जो ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारे लिए क्रूशियल होता है, कौन सा होता है? मिडिलवेयर। अब हम देखते हैं अपने मिडिलवेयर को। सबसे पहले कोई मुझे बता सकता है मिडिलवेयर क्या होता है और कैसे वर्क करता है? आप में से कोई किसी ने यूज किया हो मिडिलवेयर? क्या करते हैं मिडिलवेयर? कहाँ चलता है? सर्वर साइड, क्लाइंट साइड? और मैं मिडिलवेयर ही क्यों यूज करूं? लेआउट डॉट जीएसएस में, डीएसएस में कर लेता हूं। तो हम लोग ये वाली जो लॉजिक चला देंगे ना लेआउट डॉट डीएसएस के अंदर, हो जाएगा। लेआउट डॉट डीएसएस में भी हो जाएगा, बट अगर हमारी एप्लीकेशन क्लाइंट साइड हुई फिर मसला आ जाएगा ना। सो हमारे पास ये जितने भी मिडिलवेयर होते हैं, मिडिलवेयर का ये नॉर्मल फंक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक फंक्शन है और नीचे ये कॉन्फ़िगर कीजिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये समझाता हूँ ये क्या है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? ये एक फंक्शन है जो कि हर जब भी आप कोई भी हिट करते हो ना अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, ये सबसे पहले ये चलता है। आपकी जो लेआउट डॉट डीएसएस है ना, उससे पहले भी ये चलता है। ठीक है। तो अच्छा, लेआउट डॉट डीएसएस में दूसरा मसला क्या है कि हमारी जो पूरी एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर मल्टीपल लेआउट हो सकती है। ऐसे ही है तो हर राउट की अपनी पर्सनल एक लेआउट भी हो सकती है और अपने राउट ग्रुप्स की भी लेआउट हो सकती है। बट अगर हमारे प्रोटेक्टेड राउट्स जो है वो जगह जगह पे फैले हुए हैं और डिफरेंट उसके अंदर है, फिर क्या मैं हर जगह पे जाकर लेआउट डॉट डीएसएस के ऊपर ही लॉजिक लिखूं? नहीं कर सकता ना मैं। तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, मिडिलवेयर का यूज करते हैं। तो मिडिलवेयर हम किसी भी अपनी एपीआई को हिट करें नेक्स्ट.जेएस में, या हम किसी भी अपने राउट को हिट करें, तो क्या होता है हमारे पास? मिडिलवेयर हमारा रन होता है। क्लियर है? सही है। बट ये जो चीजें हैं ना, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हमने इसकी जो एग्जीक्यूशन है ना, उसको रोकते हैं। कैसे? सर्वर साइड होता है, क्लाइंट साइड नहीं होता। क्योंकि देखिए ना, मैं सोचा ना कुकीज में हैंडल कर रहा हूँ, उसके अंदर कुकीज तो क्लाइंट साइड होते ही नहीं। सो मिडिलवेयर में इतनी प्रिसीजन है कि अगर आपने एक पेज को हिट किया है ना, जैसे kamranbisori.com आपने हिट किया, अब वहां पे कितनी कॉल्स गई होंगी? आप नेटवर्क टैब खोलें, वहां से HTML आ रही है, CSS आ रही है, JSX आ रही है, फेविकॉन आ रहा है, इमेजेस आ रही है, वो हर चीज के ऊपर चलेगा। ईच एंड एवरीथिंग, एक छोटे सी आइकन भी उठा के लाएंगे ना, उस पर भी चलेगा। ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जीक्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और रिस्ट्रिक्ट हम करने के लिए क्या यूज करते हैं?
ये मैचर की एक एरे है, इसके अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप की भी एक फॉर्मेट होता है वो भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगी। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग कभी बनाना नहीं सीखते, रेगुलर एक्सप्रेशन के जनरेटर्स हमारे पास होते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है टूल्स, उसके थ्रू कर लेते हैं, ये भी हो जाता है। हमने क्या करना था, अपने मिडिलवेयर को कब रन करना था, मेरी एप्लीकेशन में 3 पेज है, एक साइन अप का है, दूसरा कौन सा है लॉगिन का, और डैशबोर्ड का होम पेज, बल्कि साइन अप भी नहीं है, लॉगिन है और डैशबोर्ड है, क्योंकि हम तो ऑथेंटिकेशन डील कर रहे हैं ना, साइन अप नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये 2 मैचर के अंदर बता दिए कि भाई ये 2 राउट के ऊपर हिट होना अगर तो आपने रन हो जाना है। क्लियर है जी? हाँ, ये स्लैश होम पेज ही है ना, क्योंकि मैंने होम पेज बनाया ही नहीं किया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर मैंने मिडिलवेयर के अंदर सबसे पहले क्या किया कि भाई कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू कुकीज डॉट गेट, और कोटेशन में क्या लिखा है टोकन। ये कौन सी नेम है हमारे पास, ये टोकन कहां से आया, ये जो राउट डॉट टीएस के अंदर हमने जब टोकन सेट किया था तो उस वक्त इसको एक नेम दिया था, कौन सा टोकन। तो ये जो टोकन है हमने इस सेम नेम से इसको यहां पर गेट किया है। क्लियर है? जैसे ही हमने इसको गेट किया तो फिर हमने इसकी वैल्यू को चेक किया, भाई टोकन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। हमने क्या चीज चेक की, टोकन की वैल्यू को चेक किया कि भाई टोकन के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ट्रू है कि फॉल्स है, क्या है, ठीक है। तो हमने क्या किया, चेक किया और यहाँ पर उसको वहां पे सेव कर लिया ट्रू फॉल्स को इज ऑथेंटिकेटेड के अंदर, सही है। बस अब मुझे ना सिर्फ एक सिंपल सी एक गेम करनी है, मुझे रिडायरेक्ट करना है, टोकन चेक करना है और रिडायरेक्ट करना है। टोकन को मैंने गेट कर लिया, उसके अंदर से उसकी वैल्यू भी गेट कर ली, और वैल्यू गेट होगी कहाँ आ गई, भाई मेरे पास इस ऑथेंटिकेटेड में रखी हुई है कि भाई ये पता लग गया मुझे कि टोकन है कि नहीं है। अब ये टोकन है कि नहीं है इसकी बेसिस के ऊपर मुझे रिडायरेक्ट करना है यूजर को। अगर वो डैशबोर्ड पे आता है और टोकन नहीं है तो कहाँ पे लेके जाना है, कहाँ पर लेके जाना है, लॉगिन के पेज पे। और अगर टोकन है और मैं लॉगिन हिट करता हूँ तो कहाँ लेके जाना है, साइन आउट के ऊपर नहीं, रिडायरेक्ट तो नहीं करते ना हम, लेकिन साइन आउट पे अगर हम लॉगिन के ऊपर आते हैं तो वो हमें कहाँ पे ले जाता है, डैशबोर्ड के पेज पे। नैप बार से हम जा सकते हैं साइन आउट पे, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये है कि यूजुअली ये फ्लो नहीं होता हमारा, हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अगर टोकन है और डायरेक्टली मैं डैशबोर्ड पे आऊं तो क्या होगा, अगर टोकन है और मैं डैशबोर्ड पे हिट करता हूं तो क्या होगा, तो खुले पेज ओपन हो जाएगा मेरे पास, स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन हो जाएगा, कहीं पे भी रिडायरेक्ट नहीं होगा। और सेम गोज टू अगर मेरे पास टोकन नहीं है और मैं लॉगिन का पेज खोलता हूं तो क्या होगा, लॉगिन का पेज खुल जाएगा, ठीक है। ये 4 केसेस हैं जो कि हैंडल करते हैं रिडायरेक्शन के अंदर, ये 4 केसेस हैं जो हैंडल करते हैं। 2 खुद ही हो जाएंगे, 2 हम करते हैं, ठीक है। पहले केस में हमने क्या किया, हमने बोला इफ नॉट इज ऑथेंटिकेटेड का मतलब क्या है, नॉट इज ऑथेंटिकेटेड का मतलब क्या है, नहीं है, ये टोकन या तो है नहीं या तो एक्सपायर हो गया, ठीक है। अच्छा टोकन एक्सपायर होगा ना तो समझ लो वो है ही नहीं, क्योंकि वो रिटर्न ही नहीं होगा वहां से, कुकीज में से रिटर्न ही नहीं होगा, क्लियर है। सो ये चीज हो गई। एंड में हमने क्या चीज चेक की है, दूसरी कंडीशन, पाथ नेम इज नॉट इक्वल टू लॉगिन। अगर टोकन नहीं है और पाथ नेम लॉगिन भी नहीं है, ठीक है, सो क्या होना चाहिए, लॉगिन पे लेके जा रहे हैं। अगर लॉगिन नहीं है तो मेरे केस में क्या होगा, मेरे तो 2 ही राउट है ना, या तो होम है या तो लॉगिन है, तो हम क्या करेंगे उसको, अगर लॉगिन नहीं है तो क्या होगा, वहां पे होम का राउट होगा, स्लैश राउट होगा, क्लियर है।
सो हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं उसको? लॉगिन के ऊपर। ऐसे ही होना चाहिए। किसी को तलाश है जी? ये कंडीशन कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ पे क्या करना है? ठीक, बिल्कुल सही बताया। हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों ना नॉट की कंडीशन चेक कर रहे हैं पहली दफा में। टोकन भी नहीं हो और राउट का नेम लॉगिन भी नहीं हो। तो हमारे पास राउट का नेम अगर लॉगिन नहीं है तो क्या होगा? मेरे केस में डैशबोर्ड होगा, स्लैश होगा, ठीक है, या होम होगा, ऐसे ही होगा। सो अगर किसी उस एक बंदे के पास टोकन नहीं है और वो होम पेज पे जाना चाह रहा है, डैशबोर्ड पे जाना चाह रहा है, तो हमें आएगा फर्स्ट क्या बनता है कि हम उसको पहले लॉगिन की स्क्रीन दिखाएं, ताकि वो जब लॉगिन करके आए तो हमारे पास उसका डेटा हो कि कौन बंदा ऑर्डर कर रहा है, ताकि हमें उससे कोई फॉर्म ना फिल कराना पड़े ऑर्डर के लिए और हमारा पूरा फ्लो उस तरीके से इंटैक्ट चलता रहे। तो ये तो वो वाला केस हो गया जिस केस के अंदर हमारे पास लॉगिन हम करवा रहे हैं, लॉगिन के पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा केस हमारे पास क्या बनता है? अब हमारे पास टोकन भी है लेकिन जो राउट आया हमारे पास वो क्या आया? लॉगिन। तो क्या हमें उस पे एक हमारे पास जो यूजर आया है जिसके पास टोकन पहले से ही मौजूद है, तो क्या हमें उसको लॉगिन का राउट दिखाना चाहिए? नहीं दिखाना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसको डैशबोर्ड पे लेते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स कुछ स्ट्रेटेजी को डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करती हैं। कैसे कि बहुत सारी वेबसाइट क्या करती है, अगर कोई लॉगिन का पेज मांग रहा होता है उसको दिखा देते हैं। जैसे अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे ना और आप लॉगिन के पेज को हिट करोगे, वो आपको लॉगिन का पेज खोल के दे देगा, कर लो लॉगिन दोबारा, ठीक है। लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम अपनी क्या स्ट्रेटेजी रख रहे हैं लॉगिन करते हुए। आप फेसबुक के अंदर ये चीज नहीं होती, फेसबुक आपको लॉगिन का पेज नहीं दिखाता जब तक आप साइन आउट नहीं करते। सो ये तरीके से आप देखें तो ये डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क कर रही होती हैं। कोई पेज दिखा देती है, कोई नहीं दिखाती। बहुत सारी कंपनी साइन अप के बाद डायरेक्ट लॉगिन करा देती हैं, बहुत सारी कंपनी साइन अप के बाद लॉगिन का पेज दिखा देती है कि लॉगिन कर लो अब। तो ये सारी जो चीजें हैं आपने खुद ही हैंडल करनी है, ठीक है। ये आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी कि आप क्या रखते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लॉगिन का पेज नहीं दिखाऊंगा डैशबोर्ड के ऊपर। जब भी अगर क्या नाम है, मेरे पास कस्टमर आया है और उसके बाद टोकन पहले से मौजूद है, अगर वो लॉगिन का पेज मांग रहा है, मैं नहीं दिखा रहा। जब तक वो साइन आउट नहीं करता उसको लॉगिन का पेज नहीं दिखेगा। क्लियर है? कहाँ पे? यहाँ पे। चले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और, ठीक है, एंड हटा दिया मैंने और लगा दिया। अब इसका मतलब समझें क्या होता है। एक मिसाल है, अगर लॉगिन का पेज है, अगर राउट लॉगिन नहीं है, मतलब कोई बंदा आया जिसके पास टोकन नहीं था लेकिन उसने क्या हिट किया, टोकन खास हो गया। एक कस्टमर हमारे पास आया हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसके पास एक टोकन पहले से ही मौजूद था लेकिन उसने क्या किया, डैशबोर्ड के राउट को हिट किया। तो एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, कौन सी? ये वाली कंडीशन, ठीक है, लेकिन टोकन पहले से ही मौजूद था। तो क्या हुआ यहाँ पे मसला कि वो उसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देगा जबकि उसके पास पहले से टोकन है, जबकि उसको कहां पे जाना चाहिए था? उसको जाना चाहिए था होम पेज के ऊपर, यहाँ पे। तो ये वाला मसला हमारे पास राइज हो जाएगा जब हम यहाँ से और एंड हटा के और लगा देंगे। तो हमें ये चीज एक्सप्लिसिटली चेक करनी पड़ेगी कि उसका राउट क्या है, मतलब वो किस रास्ते से आया है, और दूसरी चीज क्या है कि उसके पास टोकन है कि नहीं, उसकी आइडेंटिटी है कि नहीं। अच्छा, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। आप लोग गवर्नर हाउस में इस वाले गेट से एंटर होते हैं, ठीक है, आप लोगों के पास कार्ड होता है, समझ लें आपके पास टोकन है, आप लोग उस गेट से एंटर होकर दिखाएं, मुझे आने देंगे आपको? कहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे? फौरन आपको बोलेंगे कि आप वहां से जाएं और उसी गेट से एंटर हो, क्योंकि आप लोगों का जो मेन वे ऑफ बेसिकली एंट्री है वो वही वाला गेट है, आईडी गेट है।
आपको गवर्नमेंट हाउस के किसी भी गेट से एंट्री की इजाजत नहीं मिलेगी until unless कोई प्रोग्राम चल रहा हो, कोई स्पेशल एंट्री आप लोगों की हो तो वहां से आपको मिल जाएगी। अदर देन दैट आपको एंट्री नहीं मिलेगी क्लास के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हमें प्रॉपरली देखनी होती है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी कि भाई जो हमारा कस्टमर हमारे पास आया है, जो हमारा विजिटर आया है, यूजर आया है, वो किस राउट से आया है और उसके बाद टोकन है कि नहीं। ये एक सिंपल सा फिनोमेना है ऑथेंटिकेशन का। क्लियर है? आसानी से ये चीज नहीं समझ में आती, ठीक है। कोशिश की है मैंने पूरी, लेकिन ये है कि इसको बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इसके ऊपर 3-4 वीडियो देखें तो ये सारी चीजें आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी। कोशिश करें कि वेबसाइट में ऐसे पेजेस भी बनाएं। एक मिसाल अबाउट अस का पेज बनाते हैं, अबाउट अस के पेज के ऊपर अबाउट अस के पेज के लिए लॉगिन जरूरी है, तो यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड हो जाएगी मिडिलवेयर के अंदर। तो इस तरीके से खेलें कि आप लोगों को ये चीजें हैंडल करना है कि भाई जब पेजेस पढ़ेंगे कौन से पेज पे दिखाना है, कौन से पेज कौन सा प्रोटेक्टेड है, कौन सा नहीं है, आपको ये चीजें हैंडल नहीं करनी पड़ेगी। जी कर सकते हैं, अब मैं उसी पे आ रहा हूं, ठीक है। और हमने उसके बाद क्या किया, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट। यहां पे क्या हुआ है, जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं अगर उनके अंदर कोई मिडिलवेयर है तो वो क्या करते हैं, जैसे ही मिडिलवेयर रन होता है डॉट नेक्स्ट का एक मेथड होता है उनके बाद वो रन कर देते हैं कि भाई ये हो गया है, यहाँ वाला काम हो गया है, अब इसको आगे ले जाओ। आगे कहाँ ले जाओ, रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पे, अब जाकर लॉगिन पे बैठे, लॉगिन चला दो जाके, ठीक है। इसमें पता क्या मसला आता है, अगर आप डॉट नेक्स्ट नहीं करो ना, क्या होगा, आपने हिट किया डैशबोर्ड को, उसने आपको लॉगिन पे रिडायरेक्ट किया, लेकिन लॉगिन के रिडायरेक्ट पे भी मिडिलवेयर चलेगा, इनफाइनाइट लूप चल जाता है, मिडिलवेयर ही चलता रहता है, घूम रहा है मिडिलवेयर ही, चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने डॉट नेक्स्ट ही नहीं किया, उसको लॉगिन के ऊपर भेजा ही नहीं, लॉगिन के कोड पे ही नहीं भेजा, ठीक है। सो अगर हम डॉट नेक्स्ट ही करेंगे तो क्या होगा, एक लूप चल जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर कोई डिफरेंट आपके पास रिस्पांस आता है तो बताइएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये जो मिडिलवेयर हमारे पास Next.js में है, इसी तरीके से एक फ्रेमवर्क होता है कॉल्ड एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के अंदर क्या करते हैं, हम अपनी बैकएंड की एपीआईज बनाते हैं, ये मिडिलवेयर वहां पर भी अवेलेबल होते हैं। Next.js हो गई, बहुत सारे हमारे जितनी बैकएंड के फ्रेमवर्क्स हैं मिडिलवेयर वहां पे भी होते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकेशन हम वहां पे भी कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन दोनों साइड पे होती है, एपीआई की भी होती है और कहाँ की होती है, फ्रंट एंड की भी होती है। क्योंकि अगर फ्रंट एंड ने ऑथेंटिकेशन प्रॉपर्ली हैंडल नहीं की तो सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ऐसा हो सकता है ना। तो हम दोनों जगह पे ऑथेंटिकेशन कर रहे होते हैं। क्लियर हुआ? अब लास्ट में एक चीज आ गई, क्या, कॉन्फिग के नाम से हमने एक्सपोर्ट किया हुआ वेरिएबल, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसमें एक की है मेजर की, और उसके बेस में एक एरे रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम राउट्स भी बता सकते हैं। हम क्या बता सकते हैं, और हम बता सकते हैं इस फोल्डर के अंदर जितने भी राउट्स हैं, एक मिसाल है हम राउट ग्रुप बता दें पूरा, कि हम बता दें भाई ऐप डायरेक्टरी, पूरी ऐप डायरेक्टरी पे चलाओ, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं चलाओ। हम ये भी कह सकते हैं पूरी जो एपीआई का फोल्डर है ना हमारा ऐप डायरेक्टरी के अंदर, एपीआई का फोल्डर है, सिर्फ उस पे चलाओ और कहीं नहीं चलाना, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइप की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, पॉसिबल है, वो हर बंदा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने मिडिलवेयर में कर रहा होता है। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि भाई सिर्फ लॉगिन पे चलाना और सिर्फ स्लैश राउट पे चलाना, इमेजेस के ऊपर नहीं चलाना, ठीक है, क्या नाम है हमारा, एसेट्स के ऊपर नहीं चलाना, हमारी HTML जो आ रही है उस पर नहीं चलाना, हमारी JSX आ रही है उस पर नहीं चलाना, सिर्फ किस पे चलाना, राउट पे चलाना। क्लियर है? सो ये हमारी थी मिडिलवेयर की फाइल। इससे पहले हमने डिस्कस की लॉगिन की एपीआई। अब हम इसको रन करते हैं और इसका बिहेवियर चेक करते हैं, क्या ये हमारे पास उसी तरीके से वर्क कर रही है जैसे इसको करना चाहिए या नहीं। तो आई थिंक मैंने रन किया हुआ है पहले से,
सो हम लोग क्या करते हैं, अपनी इस ब्राउजर पे चलते हैं और ब्राउजर पे जाके लिखते हैं लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 8000। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ यहाँ पे कुकीज के ना, कुकीज में मैंने कोई वैल्यू रखी हुई है, यहाँ पे कोई वैल्यू है अभी, पहले थी क्योंकि मैं जब कोड लिखा था, मैं टेस्टिंग कर रहा था, तो उस वक्त टोकन सेट हो गया था मेरे पास यहाँ पे। तो अब नहीं है, अब देखते हैं भाई टोकन है यहाँ पे, नहीं है। यहाँ पे राउट क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्लैश लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, मैंने यहाँ से हटा दिया लॉगिन, लॉगिन हटा दिया और अब मैंने एंटर प्रेस किया, फिर कहां से लेके आ गया, मुझे लॉगिन पे लेके आ गया। एक दफा और ट्राई कर लेते भाई, क्या सीन है, हटो यहां से, हट ही नहीं रहा। क्यों नहीं हट रहा, क्योंकि वो कौन सी कंडीशन चेक कर रहा है हमारे मिडलवेयर के ऊपर, सबसे पहली कौन सी चेक कर रहा है, ये वाली कंडीशन चेक हो रही है अभी। कौन सी कंडीशन चेक हो रही है, फर्स्ट वाली, ये भाई टोकन नहीं था और राउट लॉगिन भी नहीं था, तो उसने मुझे कहा रिडायरेक्ट किया लॉगिन के पेज पे, यही होना चाहिए हमारे पास। तो टोकन है ही नहीं तो फिर कैसे देखोगे आप डैशबोर्ड का पेज। अच्छा भाई, अब क्या करें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडेंशियल्स इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो क्रेडेंशियल्स के लिए हम भाई लिख लेते हैं, एक मिसाल है, मैं लिख लेता हूँ अपनी ईमेल, एक मिसाल है, इनवैलिड ईमेल लिखते हैं ना पहले, fahad@gmail.com, यहाँ पे जीमेल लिख देते हैं पासवर्ड में, और यहाँ पे हिट करते हैं भाई लॉगिन। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। क्यों, क्योंकि मैंने अपने क्रेडेंशियल्स जो थे वो वैलिड नहीं किए। अब ये कौन से क्रेडेंशियल्स देने हैं मुझे, वो जो लॉगिन की एपीआई में मैंने हार्ड कोड की हुई थी ना वैल्यूज, ये वो वाली वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करती है। नॉर्मल एप्लीकेशन में ये वाली वैल्यूज हमारे पास कहाँ से आती हैं, डेटाबेस से, लेकिन हमने यहाँ पे डेटाबेस यूज नहीं किया, तो हमने कहाँ पे सेव कर ली, यहीं पे हार्ड कोड कर दी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली ईमेल लिख दें और ये पासवर्ड लिख दें, तो ये मुझे लॉगिन करवा देगा। सो raw046@gmail.com, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फहद, मैंने फहद लिखा, मैं अब हिट करता हूँ लॉगिन पे। जैसे ही मैंने लॉगिन हिट किया, मुझे कहाँ पे लेके आ गया, वो डैशबोर्ड के पेज के ऊपर लेकर वो मुझे आ गया। अब मैं यहाँ पर लॉगिन हिट करूँ, अब तो लॉगिन है ना, तो अब अगर मैं लॉगिन हिट करूँ तो क्या होना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए। तो वैसा ही हो रहा है कि अभी मैं लॉगिन हिट कर रहा हूँ तो वो मुझे लॉगिन के ऊपर नहीं लेके जा रहा। ये पूरा एक प्रोसेस होता है ऑथेंटिकेशन का, जिस तरीके से हम ऑथेंटिकेशन पूरी अपनी वेबसाइट के अंदर हम हैंडल कर रहे होते हैं। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है जी, वो ऑटो में हैंडल हो रही होती है, रीजनरेट नहीं होगा ना, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर एक्सपायरी सेट क्यों करते हैं, सेशन वो एक्सपायर करते हैं ना। अगर हम ये पूरी ऑथेंटिकेशन के बाद जो हमारी एक चीज स्टार्ट होती है और आप ऑथेंटिकेट हो गए, ऑथेंटिकेट होने के बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर आ गए, तो इस चीज को हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बात करें तो हम इसको कहते हैं सेशन। ठीक है, हमने एक सेशन स्टार्ट किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, ऐसे ही है जैसे हम यहाँ पर एक सेशन ले रहे हैं 3 घंटे का होगा, वैसे ही हम अपनी ब्राउजर के अंदर जो वेबसाइट चलती है उसका भी एक सेशन की लिमिट डिफाइन करते हैं, और वो लिमिट क्या होती है, हमारी टोकन की एक्सपायर लिमिट होती है। जैसे ही हमारा टोकन एक्सपायर होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लॉगिन का पेज आना चाहिए। आगे लॉगिन का पेज क्यों आ गया, कि 1 मिनट का जो टाइम था वो गुजर गया। ठीक है, वो जो मैं इतनी देर से लंबी कर रहा था ना, वो 1 मिनट गुजारा था, कि हमारे पास जैसे ही 1 मिनट गुजरा
मैंने कुछ किया यहाँ पे 1 मिनट के अंदर कुछ भी नहीं किया, मैं आप लोगों से कन्वर्सेशन कर रहा था। जैसे ही हुआ क्या हुआ, हमारे पास से टोकन हट गया। अभी मैं यहाँ पर आऊंगा ना, अपनी कुकीज खोल के दिखाऊंगा, टोकन नहीं है, देखें हट गया टोकन। दोबारा लॉगिन करते हैं, दोबारा टेस्ट करते हैं। लॉगिन किया मैंने, टोकन आ गया, ठीक है। आप देखते हैं भाई, इसको सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। हम लोग इसको ना थोड़ा सा देख लेते हैं, टोकन को देख लेते हैं, टोकन में क्या आ रहा है। टोकन आ गया, टोकन की वैल्यू क्या है भाई, ट्रू। आप लोगों के केस में क्या होगी, JWT का टोकन होगा, ठीक है। डोमेन क्या आ रही है, लोकल होस्ट। कौन सी डोमेन है ये, जहां से टोकन आया है। तो हमारा सर्वर, हमारी एपीआई का सर्वर और हमारा क्लाइंट का सर्वर दोनों एक ही जगह पे चल रहे हैं। वो कौन सी जगह है, लोकल होस्ट, ठीक है। अगर ये एक मिसाल है, मैं kamrantisuri.com की कोई एपीआई यूज करता हूँ, यहाँ पे क्या आता, kamrantisuri.com आता होगा, ठीक है। डोमेन जो होती है सर्वर की, आपके जो बैकएंड के सर्वर की, वो यहाँ पर आ रही होती है जहां से टोकन आपके पास रिसीव हुआ है। पाथ क्या है, स्लैश हो गया, ये देखें एक्सपायर स्लैश मैसेज यहाँ पे लिखी भी आ रही है, ठीक हो गया। और साइज क्या आ रहा है, 9। और उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है HTTP ओनली, HTTP ओनली ट्रू हुआ है, ठीक है। सो ये वो वाली चीज हुई कि यहाँ पे वैल्यू आ गई, सब कुछ आ गई। 1 मिनट गुजर गया, नहीं हुआ अभी, करें रीलोड करें। अब देखते हैं, टोकन किया, लॉगिन आ गया। जैसे ही टोकन एक्सपायर होता है ना, तो समझे जब भी अगर टोकन की वैल्यू एक्सपायर हो गई, जैसे ही रीलोड करोगे टोकन गायब हो जाएगा ब्राउजर में से, ठीक है। अब क्लियर है टोकन की मैसेज कैसे चल रही होती है और क्या चीजें किस तरीके से इंप्लीमेंटेड होती है पूरी ऑथेंटिकेशन के फ्लो के अंदर। साइज ये बाय डिफॉल्ट के ऊपर बहुत सारी वैल्यू सेट हो रही होती है, जैसे यहाँ पे और भी वैल्यूज हैं। हम चाहें तो इन चीजों को भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं रहे होते, हम लोग सिर्फ वही वैल्यू सेट करते हैं जो हमें नीडेड है। एक मिसाल है, ये साइज जो है ये टोकन का साइज है कि टोकन की लिमिट क्या होगी, ठीक है। एक मिसाल है कि टोकन का साइज मैं चाह रहा हूँ कि भाई 100 कैरेक्टर्स का भी हो सकता है, तो इसके साथ भी प्ले अराउंड करें। और दूसरी जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास, जैसे HTTP ओनली हो गए, उसके बाद क्या है, ये सिक्योर वाला है, वो जो ट्रू फॉल्स हमने सेट किया था। उसके बाद क्या आ रहा है, सेम साइट ट्रू फॉल्स कैसे आएगा। नेक्स्ट केस के केस में, हमारे वाले केस में ये ट्रू होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा जो फ्रंट एंड का सर्वर है और बैक एंड का सर्वर दोनों एक ही है, ठीक है। तो इस वजह से ये आना चाहिए, सेम डोमेन पे है, सॉरी। उसके बाद क्या है, पार्टीशन की साइट, ये भी देख लीजिएगा, क्रॉस साइट एक्सेस है और ये प्रायोरिटी है। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, लेकिन इन सारी चीजों को सेट करने की हमें नीड नहीं होती। हमें बस ये 3-4 जो मैक्सिमम हमने जो चीजें सेट की हैं, हम अगर ये सेट कर दें, हम अपने टोकन को प्रॉपरली सिक्योर कर सकते हैं और उसके अलावा फिर पूरे ऑथेंटिकेशन के फ्लो को रन कर सकते हैं। जी, अगर आप JWT के टोकन कभी बनाए हैं, पढ़े हैं, बनाए नहीं है, ABCD पढ़ते उसके। JWT के जो टोकन होता है ना, उसका साइज सेम ही होता है हमेशा जब भी जनरेट करो, ठीक है जी। ये कैरेक्टर्स का साइज नहीं है। अगर आप बात करो ना मेमोरी साइज के, मेमोरी वाला साइज नहीं है, ये लेंथ है, ठीक है। ये सर्चिंग करें थोड़ी आप भी इस पे, सही है।
अभी राइट नाउ मैंने डिफॉल्ट पे सेट नहीं किया वहाँ पे साइज, तो 9 आया है। ये आई थिंक ये वो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे ही चल रहा होता है। मेमोरी साइज के ऊपर कोई भी चीज़ ब्राउजर के ऊपर नहीं चलती, ठीक है। हम मेमोरी का साइज कहीं पे भी नहीं बताते ब्राउजर में। हमने एक्सपायरेशन टाइम भी कैसे बताया, सेकंड्स में बताया। हमने ये नहीं बताया क्लॉक आवर में 1 घंटे के अंदर एक्सपायर कर दो, सेकंड्स में सारी चीजें बताई। किस चीज में चल रही है, जो भी चीज हम डिफाइन कर रहे हैं ना, उसका जो मोस्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ यूनिट है, उसके अंदर हर चीज की लिमिट डिफाइन हो रही होती है। टाइम की कैसे हो रही थी, सेकंड में हो रही थी ब्राउजर में। JWT में हम मिली सेकंड में कर रहे होते हैं, और छोटे फ्रैक्शन में करते हैं। सो आई थिंक ये वही है हमारे पास, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही है। बाकी अगर डिफरेंट हो तो बताइएगा, ठीक? नहीं, वैल्यू के कौन से हमारे पास तो 4 हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा होल प्रोसेस था ऑथेंटिकेशन का, और ये पूरा का पूरा हमारे पास लॉगिन के ऊपर चल रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर भी एक चीज और भी होती है, एक्सेस टोकन भी होता है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, रिफ्रेश टोकन। ये क्या वाला है, रिफ्रेश टोकन क्या करता है, थोड़ी सी डिस्कशन कर देता हूँ इसके ऊपर, 1-2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी ये है कि आप लोग फिर इसके ऊपर देखिएगा, जब आप JWT इंप्लीमेंट कर लोगे, रिफ्रेश टोकन आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं। क्या होता है रिफ्रेश टोकन, कोई बता सकता है? क्या होती है? अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, करें या नहीं करें इसका, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, फिर थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर या उससे पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था ना कि हमारे पास कितनी तरह की ऑथेंटिकेशन होती है, भूल गए सब? 2 तरीके की ऑथेंटिकेशन होती है, स्टेटफुल होती है और स्टेटलेस होती है। स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल होती है, कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल दे दो। बैंकिंग एप्लीकेशन हमारी सारी कौन सी होती हैं, स्टेटफुल ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन होती हैं। 15 मिनट के बाद सेशन जो है आपका एक्सपायर, भले से आप यूज ही क्यों ना कर रहे हो, क्लियर है? ऐसे ही चल रहा होता है जी। क्या हो रहा होता है, वो बार बार जाता है ब्राउजर में चेक करता है, वो डेटाबेस में चेक करता है यूजर है कि नहीं है, हर ट्रांजेक्शन में चेक करेगा यूजर अभी है कि नहीं है। आपने उससे बैलेंस भी मांगा ना, तो वो पहले देखेगा कि ये यूजर डेटाबेस में है कि नहीं, फिर जाके आपका बैलेंस आपको शो कराएगा। विधान बैंक के पे होता है ना शो बैलेंस, वहां पर भी क्लिक करेंगे तब भी जाके पहले चेक करेगा कि भाई फाद भाई डेटाबेस में है कि नहीं। तो हर स्टेप के ऊपर वो डेटाबेस के अंदर आपको चेक कर रहा होगा कि भाई ये डेटाबेस में यूजर मेरे पास मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज चल रही होती है। अच्छा, ये मसला नहीं है कोई भी, लेकिन इसके अंदर क्या इशू आता है, इसका एक थोड़ा सा एक इन्होंने क्या हुआ कि भाई ये जो ना टाइम बहुत लग रहा है, डेटाबेस में जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे बार बार, ये एक मसला है, एप्लीकेशन स्लो हो रही है। देखा होगा बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर बड़ा मसला होता है। तो दूसरी चीज क्या अगर की इन लोगों ने हमने जैसे लास्ट क्लास में हमने बात की थी, इन मेमोरी डेटाबेसेस यूज करने शुरू किए ये फास्टर रिट्रीवल के लिए। नॉर्मल डेटाबेसेस हार्ड ड्राइव पे होते हैं, इन्होंने क्या किया, रैम वाले डेटाबेसेस यूज किए जो रैम पे चल सके। उसके अंदर एक डेटाबेस का नाम होता है कॉल्ड रेडिस, REDIS। सो उसके अंदर क्या करते थे, जैसे सर्वर अप होता था ना, तो सारे के सारे यूजर्स को लाकर रेडिस में डंप कर देंगे। अब क्या हो रही है, कम्युनिकेशन किससे हो रही है, रेडिस से। बार बार रेडिस से कम्युनिकेशन हो रही, थोड़ी सी फास्टर हो गई। अब क्या मसला आ गया, अब कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि रेडिस जो है इन मेमोरी डेटाबेस है, रैम पे चलता है, तो इसलिए एक्सपेंसिव है। रैम ज्यादा एक्सपेंसिव होती है या हार्ड ड्राइव? रैम ज्यादा एक्सपेंसिव होती है ना, इस वजह से वो एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। राइट नाउ हमारी बैंकिंग की एप्लीकेशन है ना, वो ये वाला सिस्टम यूज कर रही है
कि हर कॉल के ऊपर रेडिस से पूछती हैं भाई बताओ ये डेटाबेस में है कि नहीं है। हर कॉल के ऊपर पूछती हैं, बार बार पूछती रहती हैं, अपना काम करती रहती हैं। लेकिन नॉर्मल एप्लीकेशन के अंदर हमें इतनी चीजें करने की नीड नहीं है। रेडिस की बात नहीं होती वो, देखें ओपन सोर्स भी है रेडिस। आपके पास डॉकर की इमेज मिली हुई होगी, आप चला लो, ठीक है। आपके पास और क्या चीज कर सकते हो आप, नेक्स्ट.जेएस मिला हुआ है ना आपको फ्री में, चला रहे हैं हम अपने सिस्टम के ऊपर। हम अपनी एक सर्वर लगा लें यहाँ पे GIIC में, यहाँ पर चलाना, जहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, एक भी रुपया नहीं लगेगा। लेकिन क्या होगा, वो जो सर्वर है ना उसकी कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है। या क्लाउड प्रोवाइडर का सर्वर लोगे तो वो भी आपसे पैसे चार्ज करेगा। सो वो जो रैम जो है वो रेंट भी अगर आप कर रहे हो सर्वर तो भी एक्सपेंसिव पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। क्लियर है? तो राइट नाउ बैंक्स जो है वो ये वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं स्टेटफुल। अब इसके ऊपर लोगों ने क्या कहा कि भाई स्टेटलेस सिस्टम निकालते हैं, कुछ ऐसा करो कि जो है ना यार बार बार डेटाबेस में चेक भी नहीं करना पड़े और ऑथेंटिकेशन भी प्रॉपरली हो जाए। तो फिर बहुत सारे लोग बैठे जो है ना, थोड़ा सा हिसाब किताब इन लोगों ने लड़ाया। तो क्या हुआ उसके अंदर, इन लोगों ने बोला कि भाई एक JWT के थ्रू हम टोकन सेट करते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, उसकी एक्सपायरी बता देंगे और उसको कुकी में सेट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कुकी में सेट कर देंगे। लेट्स से उन्होंने बोला कि जो है ना टोकन जो है 1 दिन चलेगा, ठीक है। अभी मैंने 1 दिन का सेट किया था ना कुकी एक्सपायरी टाइम, और उसमें जो टोकन होगा उसका भी मैं अगर टाइम 1 दिन सेट कर दूं तो टोकन चलेगा 1 दिन, पूरा दिन चलेगा। जब भी मैं अगर मेरे पास टोकन है और वो एक्सपायर नहीं हुआ तो मैं जाकर जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब मुझे इस चीज का जवाब दें, अगर यूजर जो है वो डेटाबेस में से डिलीट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो सर्वर वो नहीं, टोकन तो है ना हमारे पास और टोकन वैलिड है। टोकन ना एक्सपायर हुआ है ना कुकी एक्सपायर हुई है, और यूजर तो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। बताएं आप, ये जो है ना ये थोड़ी सी ड्रॉबैक है किस साइड पे, JWT वाली साइड पे, स्टेटलेस वाली साइड पे, कि यूजर लॉग्ड इन रहेगा 1 दिन, या आपने जितना उसका एक्सपायरी टाइम दिया है ना टोकन का उतने टाइम तक यूजर लॉग्ड इन रहेगा अंटिल अनलेस वो जाके खुद से लॉग आउट कर दे, ठीक है। लेकिन वो लॉग्ड इन रहेगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो है ना हर कॉल के ऊपर ना डेटाबेस में चेक कर लेते हैं, लेकिन अकल के नाखून अगर कोई ले तो वही वाली हरकत कर दी कि जिस चीज से बच रहे थे उसके अंदर एक और चीज ऐड कर दी, JWT। डेटाबेस की कॉल से तो बच रहे थे कि बार बार डेटाबेस कॉल ना करना पड़े, यही चीज है। सो अब क्या हुआ कि बार बार JWT भी बन रहा है और जो है ना डेटाबेस भी कॉल हो रहा है। तो ये कोई सही अप्रोच नहीं है, ये जो भी लोग यूज करते हैं ये बेवकूफी कर रहे हैं। ये JWT का जो मसरफ है ना उसी को ही तबाह करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो नॉर्मल एक्सेस टोकन होता है ना, जो ये ऑथेंटिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, हम क्या करते हैं इसको, इसका जो एक्सेस टोकन की जो वैलिडिटी होती है इसको बहुत कम रखते हैं। मैक्स टू मैक्स जो रखेंगे ना 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट रखेंगे कि कम से कम टाइम तक यूजर लॉग इन रहे, बस। क्लियर है? तो क्या होगा हमारे पास, अगर 5 मिनट है एक्सेस टाइम, एक्सेस टोकन, तो 5 मिनट के बाद क्या होगा मेरे पास, हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन नजर आ जाएगी। लेकिन यूजर फिर परेशान हो जाएगा, ये क्या आप कर दिए यार, 5-5 मिनट में लॉग आउट हो रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर बैठा हुआ पोस्ट लिख रहा था कि थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द क्वार्टर 2, तस्वीर अटैच कर रहा था, वो हो गया सेशन एक्सपायर। अब उसने सेव भी नहीं किया था, अब वो अलग जल भुन के बैठा हुआ है, अब दोबारा लिखनी है पोस्ट। वैसे छापनी है वहां से ChatGPT से, लेकिन काम है ना वो भी सेट करना पड़ता है थोड़ा सा। खैर अब क्या करें कि वो बंदा राजी हो जाए हमारे से। प्लेटफॉर्म के ऊपर हो तो लॉग आउट ना हो,
तो ये है ना, अब ये आपने सिक्योरिटी फ्लॉ कर दिया ना, इंजीनियर की तरह सोचो, यूजर से फर्क नहीं पड़ता, हमें हमें सिक्योरिटी देखनी है। एक मिसाल है, जब तक चोर अंदर है तो दरवाजे लॉक नहीं करो, ये वाली बात कर रहे हो आप, ठीक है। हमें क्या करना है, जब तक टोकन नहीं है बस साइन आउट, लेकिन हमें उसको क्या करना है, ये यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, हम 2 टोकन भेजेंगे फ्रंट एंड पे कुकीज के अंदर, एक एक्सेस टोकन होगा, एक रिफ्रेश टोकन होगा। एक्सेस टोकन क्या करते हैं और रिफ्रेश टोकन क्या करता है, दोनों का फर्क बता देता हूँ। एक्सेस टोकन से हम ये वाली चीजें हैंडल कर रहे होते हैं, रिफ्रेश टोकन से हम क्या करते हैं, जैसे ही हम जाकर चेक करते हैं ना कि भाई टोकन एक्सपायर हो गया, कुकीज में हम गए कि भाई कुकी वैलिड थी लेकिन टोकन एक्सपायर है, तो हम क्या करते हैं, फौरन के फौरन जैसे ही हमारे टोकन एक्सपायरी का एरर आया हमारे पास, हम रिफ्रेश टोकन उठाते हैं। और एक और अलग से हमारे पास एक एपीआई होती है, वो क्या करती है, रिफ्रेश टोकन लेती है और रिफ्रेश टोकन से हमें एक्सेस टोकन दोबारा बना के देती है, ठीक है। वो लॉगिन की एपीआई नहीं होती, वो टोकन रिफ्रेश करने की एपीआई होती है। और उस एपीआई के अंदर ना हमने चेक किया होता है कि क्या यूजर डेटाबेस में है, उस वक्त हम चेक करते हैं सिर्फ एक जगह पे, रिफ्रेश टोकन के टाइम पे। जब टोकन रिफ्रेश होता है जब भी चेक करते हैं, उसके अलावा कहीं पे भी चेक नहीं करते। तो अगर 15 अभी मैंने अगर डेटाबेस के अंदर से डेटा यूजर को डिलीट किया और अगर उसका वैलिडिटी टाइम 5 मिनट है एक्सेस टोकन का, जैसे ही वो एक्सपायर होगा और टोकन रिफ्रेश होने के लिए जाएगा, यूजर उसको मिलेगा ही डेटाबेस में और वो एरर दे दे के रिटर्न कर देगा लॉगिन पेज के ऊपर, ठीक है, कि आप दोबारा से लॉगिन कर लो। लॉगिन उसका जो होगा सेशन वो खत्म हो जाएगा। हर दफा जब भी लॉगिन हिट करोगे, जब भी लॉगिन करोगे तो 2 टोकन हमेशा आएंगे, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, ठीक है। रिफ्रेश टोकन की वैलिडिटी हम ज्यादा रखते हैं, वो लेट से होती है 1 महीना। जब रिफ्रेश टोकन भी एक्सपायर हो जाता है ना, फिर लॉगिन करवाते हैं, ठीक है। अभी एक मिसाल है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर जो है ना 10 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद लॉग आउट हो जाते हो आप, ऐसे ही होता है। तो क्या हो रहा होता है, वो आप 5-5 मिनट पे ना रिफ्रेश टोकन से टोकन रिफ्रेश करता रहता है, एपीआई कॉल करता है, रिफ्रेश टोकन लेता है, उसके अंदर बॉडी में भेजता है रिफ्रेश टोकन को, और टोकन को रिफ्रेश कर रहा होता है बार बार। लेकिन रिफ्रेश टोकन की भी वैलिडिटी चेक हो रही होती है कि भाई ये तो एक्सपायर नहीं हो गया, क्योंकि दोनों एट द एंड ऑफ द डे जेडब्ल्यूटी टोकन है, नाम दिया हुआ एक को एक्सेस एक को रिफ्रेश, लेकिन है दोनों फितरी तौर पे जेडब्ल्यूटी टोकन। सो अगर रिफ्रेश टोकन एक्सपायर होगा तो क्या होगा, हम उसको यूजर को लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देंगे, भाई अब आप लॉगिन कर लें, और लॉगिन करके दोबारा से हम अपने पास एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन मंगवा लें। तो वो जो रिफ्रेश टोकन का जो पर्पस है ना, वो पर्पस सिंपल सा यही है कि अगर डेटाबेस में से यूजर डिलीट कर दिया जाए तो कम से कम टाइम तक वो यूआई के ऊपर हो, उससे ज्यादा ना हो। क्लियर है? नहीं हुआ क्लियर? ये चीज जो है ना, रिफ्रेश टोकन वाली जो डिस्कशन थी हमारे स्कोप से बाहर थी, सो इसको जाके थोड़ा सा रिसर्च करें इसके ऊपर। पहले तो क्या करें, रिसर्च करें ही नहीं, पहले सिर्फ टोकन बनाना सीखें, जेडब्ल्यूटी टोकन, और उसको ये ट्रू वैल्यू मैंने जो बनाई है इससे रिप्लेस करें, और रिप्लेस करने के बाद यूज करके देखें भाई ये एक्सेस रिफ्रेश टोकन के बगैर कैसे चलती है लॉजिक। ये भाई उसकी वैलिडिटी को सेट कर दें 5 मिनट पे, और 5 मिनट बाद होने दे लॉग आउट। जब वो सक्सेसफुली हो जाए फिर जाए रिफ्रेश टोकन की तरफ, 1-2 दफा करेंगे ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। क्लियर है? अच्छा, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्ट्राइक पे चलते हैं। अच्छा 5 मिनट आप लोग